नमस्कार दोस्तों, एपीडी स्किल्स 24 यूट्यूब चैनल के अंदर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। सेकेंड ईयर की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी सीबीटी एग्ज़ाम के लिए, उसको आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। और आपसे उम्मीद है आपने जो पुरानी वीडियो हैं वो ज़रूर देखी होंगी, और उनके अंदर यदि कोई आपको प्रॉब्लम हो तो शेयर करें। और एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको कंबाइंड वीडियोस को देख सकते हैं। आपकी जो वीडियो हैं आपको पास होने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। एज इट इज़ क्वेश्चंस इसके आते हैं, तो मेरी आप गारंटी है आप यदि इन वीडियो को देख लेते हो अच्छे से तो पास आराम से हो जाओगे आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं हम ना देर करते हुए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सिंगल फेज मोटर के अंदर लिया हुआ है, अपन ने सिंगल फेज मोटर के ऊपर है। तो जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है सिंगल फेज मोटर का, वो किस नियम पे आधारित होता है? तो जो वर्किंग होता है, जो सिंगल फेज मोटर जो होती है वो आपकी किस नियम पे आधारित होती है? वो आपके लेंज के नियम के ऊपर काम करती है। ठीक है, जो लेंज का नियम होता है जिससे उत्पत्ति हुई है उसी का विरोध करता है, वो लेंज का नियम होता है। सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है? ये कौन सी मोटर है? इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सी है? परमानेंट स्थायी मोटर है ये। ठीक है। स्प्लिट फेज मोटर का वर्किंग सिद्धांत किस पे कार्य करता है? ये भी आपके किस पे काम करता है? लेंज के नियम के आधार पर काम करता है। सिंगल फेज मोटर किस प्रकार निर्देशित किया गया है? सिंगल फेज मोटर जो है वो किस प्रकार की दिखाई गई है? आप देखो, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, दो कैपेसिटर, एक परमानेंट लगा हुआ है, एक ऐसे ही लगा हुआ है। तो जो कैपेसिटर है वो आपका कौन सा है? कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, एक स्टार्ट करने के लिए और एक रनिंग के साथ में। सिंगल फेज मोटर किस प्रकार कम्यूटेटर मोटर का प्रकार की तरह वर्गीकृत किया गया है? कम्यूटेटर के अनुसार किस प्रकार वर्गीकृत किया है? प्रतिकर्षण रिपल्सन मोटर के हिसाब से इसको वर्गीकृत किया सिंगल फेज को। सिंगल फेज मोटर का जो स्टार्टिंग मेथड है वो कौन सी विधि अपनाई जाती है? शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? इसके लिए आपके फेज स्प्लिट मेथड कराया जाता है। ये आप कैपेसिटर के द्वारा भी कर सकते हैं, स्प्लिट फेज मेथड के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे मेथड होते हैं। फेज को क्या किया जाता है? स्प्लिट किया जाता है, क्योंकि सिंगल फेज जो रहता है वो आपका रोटेटिंग नहीं होता, बट यदि दो फेज होंगे तो आपस में क्या होता है? रोटेट होंगे। एक फेज दूसरे फेज के ऊपर क्या कर सकता है? फोर्स लगा सकता है, इससे कि ये रोटेशन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो ऑटोमेटिक रोटेशन के लिए दो फेज आवश्यक होते हैं, एक फेज से काम नहीं चलता। इसलिए सिंगल फेज मोटर क्या होती है? सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, उनको बनाना पड़ता है। इसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है? ठीक है, ये जो मोटर है किस टाइप की दी हुई है ये पूछा जा रहा है। तो इसके अंदर आप देखने से पता चलेगा आपको, ये जो मोटर है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर है। एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, और इसके अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है। ठीक है, तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है ये। ठीक है, यूनिवर्सल जो मोटर होती है उसके अंदर जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है उसको क्यों लगाते हैं हम? उसके लगाने का कारण क्या है? जो स्पार्किंग होती है उनको कम किया जा सके। समरसिबल पंप की रिवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग तार का प्रयोग किया जाता है? समरसिबल की वाइंडिंग के लिए पीवीसी का किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? पानी वगैरह की संभावना रहती है, इस वजह से अपन क्या करते हैं? पीवीसी लगाते हैं। किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है? स्टार्टिंग टॉर्क कम हमेशा रेजिस्टेंट स्टार्ट इंडक्शन मोटर के अंदर है। कैपेसिटर क्या होता है? टॉर्क को बढ़ाता है। तो कैपेसिटर मोटर है हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए, और कम होगा वो किस में होगा? रेजिस्टेंस वाली मोटर के अंदर होगा। सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता है? आर्मिक वाइंडिंग को अलग कर देता है जब प्रॉपर स्पीड आ जाती है। जब यूनिवर्सल मोटर का उपयोग क्या है? यूनिवर्सल जो मोटर होती है वो फूड मिक्सर के अंदर काम में आती है। बाउंड रोटर के साथ कौन सी सिंगल फेज मोटर फिट है? जो बाउंड रोटर होता है उसके लिए आपके रिपल्सन जो मोटर होती है वो सही रहती है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रनिंग वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विद रेस्पेक्ट टू द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में सिंगल फेज मोटर के अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है? रनिंग वाइंडिंग कम, रनिंग वाइंडिंग इज लेस, स्टार्टिंग वाइंडिंग मोर। स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्न्स क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, और रनिंग वाइंडिंग के टर्न्स कम होते हैं। ठीक है, सेडेड पोल मोटर है। ठीक है, जो एक्स भाग दिखाया हुआ है वो क्या है? एक्स से जो भाग दिखाया गया वो क्या है? रोटर के
घुमाव शुरू करने के लिए दर्शाया जाता है। ये कॉपर शेडिंग की होती है, शेडेड भाग को मतलब कट शेडेड किया जाता है, कट किया जाता है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर की रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा जा सकता है? जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है उसके जो रोटेशन होता है उसको कैसे बदला जा सकता है? उसके मुख्य वाइंडिंग टर्मिनलों को आपस में क्या कर देते हैं अपन, चेंज कर देते हैं, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। किस सिंगल फेज मोटर में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल कार्यरत है? किस वाइंडिंग के अंदर अपन स्पीड कंट्रोल करते हैं? यूनिवर्सल मोटर के अंदर क्या करते हैं, टेपिंग कंट्रोल करते हैं। फूड मिक्सर के मोटर का उपयोग, फूड मिक्सर में कौन सी मोटर, यह भी किया था अपन ने यूनिवर्सल मोटर के क्वेश्चन को कई बार पूछा जाए घुमा के। सिंगल फेज मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन कितना होता है? उन दोनों के बीच में जो कोणीय विस्थापन होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है। हिस्टैरिसीस मोटर साउंड रिकॉर्ड इंस्ट्रूमेंट में सूटेबल है, क्यों सूटेबल होती है ये? क्योंकि ये जो मोटर होती है ये नॉइजलेस ऑपरेशन के लिए जानी जाती है हिस्टैरिसीस मोटर, इसलिए अपन इसको साउंड रिकॉर्ड करें। घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? जो पंप होते हैं घरेलू उसके लिए कौन सी मोटर होती है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर काम में ली जाती है उसके अंदर। अब विच टाइप ऑफ रिलेटिवली स्मॉल स्टार्टिंग टॉर्क, किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो कम होता है? वो रेजिस्टेंस स्टार्ट का। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है। स्प्लिट फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है? ये क्वेश्चन भी दोबारा पूछ लिया है। तो जो स्टार्टिंग प्रारंभ में जो बाइंडिंग होती है उसको क्या करती है, सप्लाई से अलग करती है। एक सेडेड पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टार्क उत्पादन कैसे करता है? स्टार्टिंग टार्क का जो उत्पादन होता है वो साइडेड के ऊपर, पोल के ऊपर जो छल्ला लगा होता है उससे उसका स्टार्टिंग टॉर्क पैदा किया जाता है। परमानेंट कैपेसिटर फैन मोटर, कैपेसिटर को परमानेंट क्यों रखा जाता है? ये जो कैपेसिटर होता है उसको परमानेंट क्यों रखा जाता है? टॉर्क ऑफ फेज ऑफ टॉर्क, स्प्लिट फेज के लिए, फेज को दो बनाने के लिए और टॉर्क को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, परमानेंट रखते हैं उसको। विच मोटर इज हैविंग हाफ कॉइल वाइंडिंग, हाफ कॉइल वाइंडिंग किस मोटर के अंदर होती है? सीलिंग फैन के अंदर होती है। ठीक है। रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है? रनिंग वाइंडिंग नीचे क्यों रखी जाती है पंखे में? एक ऊपर होती है, एक होती है रनिंग। तो रनिंग को नीचे क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये हाई इंडक्टेंस प्रोवाइड करती है, ये इसलिए रखा जाता है। आधे कुंडलन कनेक्शन में 28 स्लॉट है, 14 पोल हैं, 14 कॉइल वाइज सीलिंग फैन के लिए स्लॉट की दूरी क्या होगी? स्लॉट की दूरी क्या होगी आपके, 90 डिग्री होगी। ठीक है, 90 डिग्री डिस्टेंस रखेंगे अपन। सेडेड पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है? सेडेड पोल मोटर कहाँ उपयोग में आती है? ये हेयर ड्रायर के अंदर काम में आती है। हार्ड डिस्क के लिए किस मोटर का, सिंगल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है? हार्ड डिस्क के लिए हम स्टेपर मोटर का प्रयोग करते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है? जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है उसका क्या कार्य है? जब मोटर आपके 75 से 80% गति पहुंच जाती है तो संधारित्र को क्या कर देती है, उससे डिस्कनेक्ट कर देती है। किस प्रकार सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क होता है? स्टार्टिंग मोटर टॉर्क जो होता है वो अधिक होता है। कौन सी मोटर होती है वो? यूनिवर्सल मोटर होती है। संधारित्र को सिंगल फेज स्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है? सिंगल फेज संधारित्र मोटर में संधारित्र को कहाँ जोड़ा जाता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर जोड़ा जाता है हमेशा संधारित्र को। टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है? टेबल पंखे के अंदर अपन क्या करते हैं, परमानेंट कैपेसिटर मोटर काम में लेते हैं। सिंगल फेज मोटर रिवाइंडिंग में कुंडलन समूह गलत तरीके से जुड़ा हुआ है तो क्या प्रभाव होगा? यदि समूह गलत जुड़ा हुआ है तो मोटर चलेगी ही नहीं। ठीक है, मोटर रन नहीं करेगी। प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है? यदि चुंबक अक्ष से दूसरे अक्ष स्थानांतरित हो जाए, एक अक्ष से दूसरी तरफ स्थानांतरित हो जाता है तो उसकी रोटेशन की दिशा हो जाती है, वो क्या हो जाती है, बदल जाएगी। यदि चेंज हो जाएगा तो अक्ष, ठीक है, तो उसकी दिशा भी बदल जाएगी। मोटर शुरू होने के बाद अब केंद्र स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता तो क्या प्रभाव पड़ता है? जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है तो उसके क्या हो जाता है, स्टार्टिंग जो वाइंडिंग होगी वो क्या हो जाएगी, जल जाएगी, क्योंकि वो उस स्पीड के लिए बनी ही नहीं है। इसलिए क्या होता है, उसको अलग करना जरूरी होता है। रिपल्सन मोटर्स की रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा जा सकता है? जो रिपल्सन मोटर होती हैं उनको कैसे ले सकता है, जो ब्रुश होती है उसके एक्सेस को चेंज करके अपन क्या कर सकते हैं, उसको
चेंज कर सकते हैं। क्यों? एक संधारित्र अपकेंद्रित स्विच गति नियंत्रण गति में अपकेंद्रित स्विच से जुड़ा होता है। जो सेंट्रीफ्यूगल कनेक्टेड अक्रॉस सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्पीड कंट्रोल, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ में क्यों कनेक्टेड होता है स्पीड वाली? संपर्कों में स्पार्क को कम करने के लिए, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल ऑटोमेटिक हो जाता है तो स्पार्किंग की होती ही नहीं उसके अंदर। क्या प्रभाव होता है यदि सकेंद्रीय वाइंडिंग के पूरा होने के बाद स्प्लिट फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के छोड़े गए हो? कुछ वाइंडिंग के स्लॉट्स छोड़ दिए गए तो उसमें क्या होगा? सामान्य रूप से काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सेकेंडरी वाइंडिंग होने पर। सार्वभौमिक मोटर की गति नियंत्रण अपने स्विच विधि में रेडियो व्यतिकरण को कैसे दबाया जा सकता है? जो रेडियो इंटरफेस होता है, ठीक है, यूनिवर्सल मोटर के अंदर, उसको कैसे दबाया जाता है? अब केंद्र स्विच को दोनों ओर संधारित्र जोड़कर, दोनों ओर क्या कर देते हैं अपन? संधारित्र जोड़ देते हैं। उससे क्या होगा? उसका चेंज हो जाएगा। एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ, ये आपके जो सिंगल फेज मोटर होती है उसके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं अल्टरनेटर के। अल्टरनेटर में ईएमएफ फेज की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? अल्टरनेटर में फेज की गणना के लिए आपको ऑप्शन डी 4.4 FT का उपयोग किया जाता है। अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का? अल्टरनेटर के अंदर दिशा खोजने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लेंगे, ठीक है। अल्टरनेटर के नाम का भाग बताइए, कौन सा भाग है जो अल्टरनेटर के अंदर लगा हुआ है? ये आपका सैलेंट पोल मोटर रोटर है, ठीक है। रोटर है सैलेंट पोल, एक सिलेंड्रिकल रोटर होता है, एक सैलेंट पोल होता है। सैलेंट पोल के अंदर ये दोनों बाहर निकले होते हैं, ये पॉइंट्स, ठीक है, इसमें वाइंडिंग करते हैं अपन, तो सैलेंट पोल रोटर है ये। अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण की गणना के लिए कौन सा? ईएमएफ की गणना के लिए क्या होता है? 4.KDFT ये भी नहीं होता। कंप्लीट जो है FT फ्रीक्वेंसी प्लस टॉर्क, ऑप्शन नंबर सी। अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है? अल्टरनेटर की जो रेटिंग ली जाती है वो किस में ली जाती है? केवी के अंदर ली जाती है। अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज नियमन की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग होता है? परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं? नो लोड से फुल लोड के अंदर जो परिवर्तन होता है उसको फुल लोड के कंपेयर में करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 1000 RPM 6 ध्रुव अल्टरनेटर की आपूर्ति क्या होगी? F निकालना है, ठीक है, तो F निकाल सकते हैं अपन। जो फॉर्मूला था N 120 F/P, तो F निकालना है, इसका F लगेंगे, N का गुणा P से कर देंगे, 120 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? ये 59 आ जाएगा, ठीक है। पोल कितने हैं? 6, और स्पीड कितनी है? 1000। 1000 और 6 कितना हो जाएगा? 6000। 6000 का 120 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 12 पंजे 60, 50 हर्ट्ज। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के 2 ध्रुवक अल्टरनेटर की गति की गणना कीजिए। ये भी आप इस सूत्र से निकाल सकते हो, ठीक है, कोशिश करो। ऑप्शन क्या आएगा इसके अंदर? सी आएगा। 2 अल्टरनेटर के समांतर प्रचालन के डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाते हैं? डार्क लैंप विधि है, ठीक है, तो मतलब कि दोनों लैंप क्या होंगे? बुझे। वोल्टेज और आवृत्ति जब बराबर हो जाएंगे तो लैंप क्या हो जाएंगे? बुझ जाएंगे। अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करते हैं? डीमैग्नेटाइजिंग जो इफेक्ट होता है उसको कैसे रिमूव किया जाता है? फील्ड वाइंडिंग में उत्तेजन धारा को बढ़ाकर, ऑप्शन सी। सिंक्रोस्कोप का उपयोग क्या? सिंक्रोनो जो स्कोप होता है उसका उपयोग क्या करते हैं अपन? जो आपका फेज सीक्वेंस होता है उसको समायोजित करने के लिए अपन क्या करते हैं? सिंक्रोनोस्कोप का उपयोग करते हैं। ऑप्शन क्या है? बी होना चाहिए, बट इसमें ऑप्शन बी नहीं कर दिया होता, ऑप्शन सी डी कर रखा है। मतलब कि जो पैरेलल ऑपरेशन किया जाता है उसको सही करने के लिए अपन क्या करते हैं? इसको सिंक्रोनोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो दोनों ही आंसर सही है, बट आपको आंसर क्या लगाना है? डी, क्योंकि इसके अंदर डी दे रखा है, तो डी ही आपको करना है। दोनों ही काम है, तो पैरेललाइजेशन में भी काम आता है, सिंक्रोनोस्कोप में भी काम आ जाता है। अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने के लिए उपकरणों का नाम क्या है? डीसी प्रदान करने के लिए जो उपकरण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्साइटर कहलाते हैं। एक्साइटर के बिना अल्टरनेटर आउटपुट ही नहीं देगा। अल्टरनेटर डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? जो डैम्पर वाइंडिंग लगाई जाती है वो क्यों लगाई जाती है? हंटिंग जो इफेक्ट होता है उसको कम करने के लिए अपन क्या करते हैं? डैम्पर वाइंडिंग लगाते हैं। अल्टरनेटर के समांतर प्रचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाता है? यदि समांतर प्रचालन करना है, वो पैरेलल ऑपरेशन करना है, तो उससे पहले अपन क्या करेंगे? फेज सीक्वेंस को समान करने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन बी।
4 पोल वाले रेटेड अल्टरनेट 50 से आपत्ति जुड़े एक अल्टरनेट गति क्या होगी, ये भी आज निकाल सकते हो आप। 3-4 क्वेश्चन है ये, इस सूत्र के ऊपर आएंगे। 120, एफ कितना है 50, पोल कितने 4, 4 से 30 बार, 15 से 1500 बार, तो ऑप्शन बी 200, ऑप्शन बी रहेगा। दो अल्टरनेटर के समानांतर होने के कारण दो लैंप किस हालत में जलते हैं, एक लैंप बुझ जाता है। दो लैंप किस हालत में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाता है, टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होने पर। पैरेलल ऑपरेशन कर रहे हैं अपन, तो क्या होगा, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी क्या होने, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो आपका जो दो लैंप जलेंगे और एक लैंप क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यदि बाहर बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। बाहर बढ़ता है टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, किसके कारण, आर्मेचर प्रतिरोध के कारण कम होता है। एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग क्या, डैम्पर वाइंडिंग का फिर क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो जो हंटिंग इफेक्ट होता है उसको हटाता है ये। अल्टरनेटर का प्रकार क्या है, ये कौन सा अल्टरनेटर है, ठीक है। चित्र में देखने से पता रहेगा, ब्रश रहित अल्टरनेटर, इसके अंदर कोई ब्रश नहीं लगी हुई, तो ब्रश रहित अल्टरनेटर है ये। 2 पोल 50 हर्ट्ज के लिए आरपीएस में गणना कीजिए, ये भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। वही फॉर्मूला है, n इक्वल टू 2 पोल, निकाल सकते हो ना, n इक्वल टू 120 f अपॉन p, 2 से 60 बार, ठीक है। कितना आ जाएगा, अब आरपीएस में निकालना, वो आरपीएम में निकालता है, ये आरपीएस में, तो आरपीएस निकालने के लिए 60 का भाग दे देंगे, 60 से 60 तो कितना बचेगा 50, तो ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। घूर्णन क्षेत्र प्रकार के अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है, यदि रोटेटिंग फील्ड है तो अल्टरनेटर का जो बेनिफिट होगा वो क्या हो जाता है आपका, घूमने वाले अल्टरनेटर के अंदर क्या होगा, आपका जो स्लिप रिंग्स होंगी, आवश्यकता होती है तो फेजों की संख्या कितनी भी हो, 2 स्लिप रिंग से ही काम चल जाएगा अल्टरनेटर, यदि जो रोटेटिंग फील्ड है वो घूमने वाला हो तो। अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है, जो फील्ड उत्तेजना होती है उसको बढ़ाने के लिए क्या होता है, वो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को क्या करता है, कम कर देता है। अल्टरनेटर में 30 डिग्री कोण के साथ 36 स्लॉट्स 4 पोल बल घुमावदार के लिए पिच फैक्टर की गणना कीजिए। जो पिच फैक्टर होगा वो क्या रहेगा आपका 0.965, पिच फैक्टर का फॉर्मूला लगाओ और ये सॉल्व आउट करो। अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का कारण क्या है, हंटिंग क्यों होती है अल्टरनेटर के अंदर, लोड में क्या होता है, जब बार बार उतार चढ़ाव होता है ना, तो उससे क्या होती है, हंटिंग होती है। यदि एक अल्टरनेटर में लोड हटा दिया जाए तो वोल्टेज 480 से 640 तक बढ़ जाता है। वोल्टेज विनियमन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, जो वोल्टेज रेगुलेशन है ना, उसका वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करनी है। तो जो वोल्टेज रेगुलेशन होगी वो क्या होगी 37.5%, वो सूत्र लगा दो, नो लोड से फुल लोड अपॉन फुल लोड 100%, उससे क्या हो जाएगा आपका वोल्टेज नियमन निकल जाएगा। ये हो गया अल्टरनेटर के ऊपर क्वेश्चन। सिंक्रोनस मोटर के ऊपर क्वेश्चन करते हैं अपन। कन्वर्टर का नाम क्या है, ये कौन सा कन्वर्टर जो चित्र में दिखाया गया कौन सा कन्वर्टर है, ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, SCR से कंट्रोल होने वाला कन्वर्टर है। कन्वर्टर क्या होता है, जिससे हम क्या करते हैं, AC को DC में और DC को AC में बदलते हैं। कन्वर्टर का नाम क्या, ये कौन सा कन्वर्टर है, ये आपने चित्र में देखा होगा, कौन सा कन्वर्टर है, रोटरी कन्वर्टर है ये, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए DC आपूर्ति क्यों आवश्यक होती है, सिंक्रोनस मोटर के लिए DC क्यों जरूरी होती है, मोटर को तुल्यकालिक गति पर चलाने के लिए हम क्या करते हैं, DC की आवश्यकता होती है। जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है वो क्या कहलाता है, इन्वर्टर और रोटर दोनों के लिए काम करता है, उसको कहते हैं सिंक्रोनस कन्वर्टर। इन्वर्टर का कार्य क्या है, जो इन्वर्टर का कार्य होता है वो DC को AC में बदलने का काम होता है, और रेक्टिफायर AC टू DC बदलता है। कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है, ओवरलोड किया जा सकता है कौन से उसको, तो जो रेक्टिफायर यूनिट होती है उसको आसानी से क्या किया जा सकता है, ओवरलोड किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसको। सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक होते हैं, एक्साइटर क्यों जरूरी होते हैं, क्योंकि क्या होता है, मोटर को तुल्यकालिक गति पर चलाने के लिए एक्साइटर्स की आवश्यकता होती है, उसकी स्पीड से कम ज़्यादा करने से उसकी स्पीड कम ज़्यादा होती है। किस एप्लीकेशन को केवल DC की आवश्यकता है, किस
एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता, डीसी पे ही काम करती है, वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दिष्टकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर के रूप में क्यों टाला जाता है? ठीक है, क्यों एलईडी क्यों काम में नहीं ली जाती रेक्टिफाइड डायोड्स के अंदर? ठीक है, उसका एक रीज़न है कि ये बहुत वेरी लो पावर डिवाइस है, इसलिए अपन इसको काम में नहीं लेते एलईडी को। सिंक्रोनस मोटर का मुख्य यूज क्या है? सिंक्रोनस जो मोटर होती है उसको हम क्या करते हैं, पावर फैक्टर करेक्शन के लिए काम में लेते हैं इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि इसकी एक विशेषता होती है, अपन इसको ओवर एक्साइटेड मोड पे चलाते हैं। इस मोटर की एक विशेषता होती है, इसको ओवर एक्साइटेड मोड पे चलाया तो ये लीडिंग पावर फैक्टर देगी, ठीक है, और इसको अंडर पे चलाया तो ये लैगिंग पावर फैक्टर देगी। तो दोनों ही पावर फैक्टर के ऊपर इसको अपन क्या कर सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं, इसलिए पावर फैक्टर करेक्शन के लिए ज़्यादातर काम में लिया जाता है। मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? एमजी जो सेट होता है उसका लाभ क्या है? इसको डीसी आउटपुट को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है एमजी सेट के द्वारा। रोटरी कन्वर्टर के भाग एक्स का कार्य क्या है? एक रोटरी कन्वर्टर दिया हुआ है जो एक्स दिखाया हुआ है, ठीक है, उसका काम क्या है? एसी को डीसी में परिवर्तित करना, कम्यूटेटर लगा हुआ है, वोल्टेज ड्रॉप को कम करना, बिना शॉर्ट के आउटपुट देना, वितरित प्रतिरोध करना। तो ऑप्शन ए, कन्वर्ट एसी टू डीसी। शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है? स्टार्टिंग में जो डैम्पर वाइंडिंग यूज में ली जाती है उसका उपयोग क्या होता है? ये क्या होता है, एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त चुंबक का निर्माण करता है ये डैम्पर वाइंडिंग, इसलिए अपन इसको लगाते हैं। सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती? सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चल रही है, तो उसका कारण क्या है? उसके अंदर क्या एक्साइटेशन जो है वो प्रॉपर नहीं दिया हुआ है या कम दिया हुआ है। सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में उपयोग किया जाता है, सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? रोटर के उत्तेजना को चेंज करके अपन क्या कर सकते हैं, इसको सिंक्रोनस कंडेंसर के तौर में काम ले सकते हैं। ओवर पे चलाया तो लीडिंग और अंडर पे चलाया तो लैगिंग। तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या कार्य है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग क्या, सिंक्रोनस मोटर को शुरू करने के काम में आती है सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर, ठीक है। कौन सा कन्वर्टर में उच्च दक्षता हाई एफिशिएंसी कौन से कन्वर्टर की होती है? ये आपके SCR कन्वर्टर की होती है, क्योंकि इसके अंदर लॉसेज जो होते हैं वो नहीं होते हैं। कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधारक के रूप में काम करती है? सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर कन्वर्टर के लिए किस लिए काम में लेते हैं? फील्ड एक्साइटेशन चेंज करके। बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओवर पे चलाएंगे तो लीडिंग, ठीक है, और अंडर पे चलाएंगे तो लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है, इसलिए अपन इसको क्या कर सकते हैं, पावर फैक्टर सुधार के लिए काम में ले सकते हैं। ये रहा आपका वीडियो इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए कंप्लीट वीडियो है। तो आज हमने जो पार्ट 3 है उसको कंप्लीट किया है। तो आपसे उम्मीद है कि आप इन वीडियोस को अच्छे से देखें और स्टडी करें आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हैं आप लोग। और यदि आपको कुछ यूज़फुल लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि अच्छा लग रहा है तो और भी अपने दोस्तों को बताएं जिससे कि उनको फ़ायदा हो सके। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आप कंप्लीट जो CBT एग्ज़ाम के लिए वीडियोस हैं उनको देख सकते हो। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के नाम से प्लेलिस्ट है, तो आप लास्ट में एक प्लेलिस्ट होगी उसको देख सकते हैं, और लोगो है PD का, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो।